तो ध्रुव रट्टे का नया वीडियो आ गया और हम आ गए हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। शुरू करते हैं। 2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हाट, ये वो जगह है जहां बिहार के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहां एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होर्डिंग्स तोड़ दी जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में, जिनका असली नाम फैजल खान है। मुझे अभी मालूम पड़ा, मीडिया ने भी बताया भाई, मेरे को पहले नहीं पता था, अब मालूम पड़ा इसका नाम फैजल खान से एक है, जिनके YouTube पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए। यानी जिस पर हमला हुआ वही आरोपी बन गया। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और खान सर के पीछे एक। मैं भी जानना चाहूंगा भाई, देखो मैं भी मतलब थोड़े टाइम से न्यूज से थोड़ा दूर ही हूँ, तो मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि भाई ऐसा हुआ क्या, भाई रियलिटी में क्या हुआ। दम से पढ़ने की असली वजह क्या थी, क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद के 9 दिनों में जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने उनकी कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं और एक हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। और फिर बारी आई गोदी मीडिया की, जो खान सर कल तक चैनल के झूठ बोल रहा है। सबसे पहले इसने गोदी मीडिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसने कुछ बोला था अंजना ओम कश्यप के बारे में, तो ये मत बोलो कि शुरुआत गोदी मीडिया ने की थी। शुरुआत तुमने की थी भाई। अपने औकात में रहो टीचर्स, समझ गए तुम। तुम्हारे औकात ये नहीं कि तुम कुछ बोल सको इनको। मीडिया सबसे ऊपर मोदी जी है, उसके नीचे बीजेपी है, उसके नीचे मीडिया, उसके नीचे तुम हो। तुम उससे भी नीचे हो, बट मैं तो अभी इस वीडियो के लिए बता रहा हूँ। इतने फेवरेट थे, वो अचानक से फैजल खान बन गए। फैजल खान अचानक से नाम उसका फैजल खान था। फैजल छुपा कर रखा दुनिया से, क्यों? क्योंकि जब कुछ छुपाना होता है तो कुछ दिखाना भी होता है। तो खान सेंटर के नाम से चलता रहा, बट असली नाम तो फैजल खान था उसका। जस्ट अ प्रमोशन टेक्टिक। फैजल खान। कहा जाने लगा कि खान सर फरार है, ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है, SIT छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज भगोड़ा खान चैनल्स तो खान सर को माफिया कहने लगे। किसी चैनल पर इंटरव्यू चला कि ये कोचिंग खान सर माफिया है भाई। तुम देखा जिस तरह से बात करता है यार, ये तुमने देखा है? मतलब कोई टीचर तुमने अपने किसी टीचर को इस तरह बात करते हो, देखा है जिस तरह बात करता है ये? भाई एक तमीज होता है, लहजा होता है बात करने का। हमारे मीडिया लगते प्यार से बात करते हैं कि मोदी जी क्या आप आम खाते हो, देखा? एक झलकता प्यार झलकता है। तुमने कभी खान सर की आवाज में लगे तो कोई प्यार से बात कर सकता है कभी? ये है ने किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। इसे बोलते एक्सपोज। भाई ने, मीडिया ने एक्सपोज किया भाई खान को। एक चैनल गांव के किसी चाचा को पकड़ लाया जिन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। हो सकती है भाई, टीचर्स के पास हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मतलब कहने का चाह टीचर्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा बोलना चाहेगा दूरटी। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? एक और इंटरव्यू में दावा किया गया कि खान सर ने शुरू में अपना नाम अमित सिंह बताया था और वो राखी बंधवाने का नाटक करते हैं। मैंने भी सुना, लेकिन अमित सिंह नहीं, अमित शर्मा सुना है मैंने। फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। और फिर 7 जून को आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर पर 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन। बहुत सही किया इन्होंने। इनकी हिम्मत कैसी हुई अंजना जी का नाम लेने का अपने मुंह से? इनके ये जो टीचर, 2 कौड़ी के टीचर्स कैसे बोल सकते हैं खान सर के को ये मीडिया के बारे में? भाई मोदी जी के पालतू हैं सारे, समझ गए तुम? एक इज्जत कमानी पड़ती है। इन्होंने इज्जत कमाई है पिछले 12 सालों में। मोदी जी के खास एंकरों में आती हैं और तुम ऐसे बोल दोगे उनके बारे में?
केस कर डाला। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर को एक फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। आइए सच्चाई देखते हैं क्या है इस सो कॉल्ड कोचिंग माफिया का जरा रिकॉर्ड देखा जाए। साल 2019 खान सर ने वो यार ये वही इमोशनल कार्ड खेल रहा है कि खान सर ने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से ये बनाया, सबको पता है। अभी केस के बारे में बात कर, यहाँ नहीं बात कर सकता ये, क्योंकि पहले एक सिंपैथी क्रिएट करनी है इसे खान सर के लिए। खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को मजाक और कहानियों के जरिए तोड़कर समझाते थे और धीरे धीरे उनका चैनल इतना पॉपुलर हुआ कि उस पे 2.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन यूट्यूब सब्सक्राइबर से ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी कोचिंग की। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, जैसा आप जानते ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ है खान सर जो वही चीज पढ़ाते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। ये गरीब बच्चों को वो अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं जो उन्हें कहीं और शायद नहीं मिल पाती। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। झूठ बोल रहा है, स्कूल बच्चे पढ़ सकते हैं, स्कूल बच्चे पढ़ते नहीं, इनको ड्रामे चाहिए, लड़कियों को छेड़ना चाहते हैं, इसलिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट पकड़ लेंगे लड़की के चक्कर में कि लड़की से बात करने का मौका मिल जाएगा। यही ड्रामा है इनका। पढ़ाई किसी को नहीं करते, पढ़ाई तो स्कूल में भी जाती है यार। हाल ही में ही इन्होंने पटना में एक हॉस्पिटल भी खोला जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ। ये सबसे बड़ा सा गलत काम किया। जो देखो मैं छोटा था तो मैंने ये बात सुनी थी कि जिस काम में अच्छे हो वो काम करो। तुम टीचर हो, तुम स्कूल खोलते तो सेंस बनाता, ठीक है। तुम हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हो भाई? करोड़ों के बिजनेस चलते हैं इसके पीछे। हर हॉस्पिटल में किसी ना किसी बड़े नेता का पैसा डलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसने स्कूल खोल दिया, वो बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। और ईमानदार से पूछो ना, अगर ईमानदार से बोलूँ, अगर मैं बिहार के लोगों को भी हॉस्पिटल नहीं चाहिए बोला, वो डिजर्व नहीं करते। वहाँ पे इतने लोग भूखमरी से मरते हैं, गरीबी से मरते हैं, बट फिर भी वो बीजेपी को वोट देते हैं, तो वो डिजर्व नहीं करते हॉस्पिटल। पहली बात तो यही है, ये हॉस्पिटल तो बंद होना चाहिए। वो अभी चल क्यों रहा समझ नहीं आ रहा, अभी आगे चलना ही चाहिए। बिकॉज एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम के थ्रू आते हैं। अगर स्कूल और कॉलेज बनवाने हो या हॉस्पिटल बनवाने, गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्या? ये गवर्नमेंट कर सकती है, बट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और जो हॉस्पिटल होते हैं, जो एजुकेशन सेंटर होते हैं, पैसा लगा होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के कुछ लोग स्कूल्स और हॉस्पिटल से पैसा कमाते हैं। तो अगर ये हर कोई अपना हॉस्पिटल होकर बैठ जाएगा बढ़िया सा, जहाँ पे कम से कम में इलाज, तो वहाँ कौन जाएगा? फिर इसमें नुकसान है ना इसके अंदर। तो डेट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ये एक साजिश है। 7 रुपए में और ईसीजी 25 रुपए में होता है। इस हॉस्पिटल में बेसिक सर्जरीज की कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। इन सभी सालों में जब तक ये सच गवर्नमेंट से कम्पीट कर रहा है बंदा ये बिहार में, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म। जिनके तुम्हें पैरों में गिरना चाहिए, उनसे तो कंपटीशन कर रहे हो। ये सब किया जा रहा था, ये सारे न्यूज चैनल्स इन्हें बुलाकर बड़े बड़े इंटरव्यूज लेते थे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था, तब कोई उन्हें फैजल खान नहीं कहता था। ही इज मेकिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियाज यूथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर। तो सवाल यह है कि 2 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब पलट गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज नोटिस करो दोस्तों। 2019 में खान सर ने एक छोटे से कमरे से यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ना कोई बड़ी टीम थी, ना किसी मीडिया हाउस की बैकिंग थी, सिर्फ एक कैमरा, एक बोर्ड और पढ़ाने का पैशन। और 7 साल बाद आज उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि पूरी मशीनरी उनके पीछे पड़ी है। यही है यूट्यूब की असली पावर। ये आज भी दुनिया अभी अपना 2 करोड़ का कोर्स बेचेगा अपना का सबसे बड़ा इक्वलाइजर होने के लिए कोई पैसा स्क्रिप्ट्स कैसे प्रिंट कोर्स, एडिटिंग करना, शूटिंग अटका हुआ है। इस कोर्स की एवरेज पैसे कैसे कम पर, इसका लिंक नीचे अपने टॉपिक पर। के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दी थी कि उनकी कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड्स फायरिंग की गई और उन्होंने इस हमले का आरोप अपने एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। उनकी शिकायत पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में उनके इंस्टीट्यूट की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है और खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अब पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंक्वायरीज में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इन गार्ड्स ने बताया कि खुद खान सर ने उनसे गोली चलाने को कहा था। एलिजिडली पुलिस के मुताबिक खान सर ने कहा था, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर खान सर का कहना है कि पहले दूसरी तरफ से गोलियां चलाई गई थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवा में फायरिंग की और वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, इसलिए क्योंकि उनके गार्ड को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था
और पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। सब मिलकर वहाँ पे अरे क्या, पुलिस को जोमेटो भी मंगाते भाई, 15 मिनट में आया था। अरे भाई साहब टेक्निक होनी चाहिए। जोमेटो वाले को बोलते भाई पुलिस वाले को उठा गाड़ी में अपनी, आ जाते। वेली फिर मारने लग गया हमको, वही के रोड से बहुत बार मारा था, लेकिन हमारा प्रिंसिपल पूरा हमारा शरीर ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। उनके गार्ड ने कहा कि हमलावरों ने खान सर को 3 से 4 दिन में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। इसी के बाद 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है। और सोचकर देखो दोस्तों, जो पुलिस 24 घंटे पहले कह रही थी कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं, अब वो पलट गई और एकदम से मुकदमा खान सर पर ही कर। तो पुलिस ये तो कहना चाह रही थी कि उन पर हमला नहीं हुआ है, उन्होंने ये तो कहा कि उन्होंने हमला नहीं किया है। और देखो फंसाना तो था ही यार खान को, सीधी बात है। देखो उसने बहुत, देखो मैं नोटिस करी चीज को, वो बहुत बोल रहा था भाई गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल रहा था और मीडिया के खिलाफ तो बोल रहा ही था उसने। तो चुप तो कराना था भाई इसको, उसकी औकात दिखानी थी, वो दिखा दिया भाई। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो। मेरा मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज चैनल्स खान सर के पीछे पड़ गए? ये तो बिलीवेबल नहीं लगता और है भी नहीं, क्योंकि इस कहानी की असली शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी। असली शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले, 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जिसके कारण 12 मई को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी। और ये बहुत सैड बात है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। भाई वो बंदा जैम है भाई, जैम। मैं उसकी ट्विटर की टाइमलाइन के ऊपर गया था भाई की, सिर्फ मोदी चल रहे हैं, सिर्फ मोदी। और ऐसे बंदे से इस्तीफा मांग रहे हैं भाई, शर्म आनी चाहिए भाई। कोकरोच हो गए या जितने भी ये लोग हो गए, यार दोबारा एग्जाम दे लो ना, इतना क्या जा रहा है तुम्हारा। एक अच्छे आदमी के पीछे पड़े हुए तुम, वेले ही मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी तो करियर खतरे में था ही, अब तुमने खान सर की भी लगा दी तुमने। शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हें। खान सर की उन्होंने सीधे तौर पर एनटीए को चोर भी कह दिया था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। उन्होंने स्टूडेंट्स का दर्द शेयर किया कि कैसे घर वाले कर्ज लेकर और माएं मंगलसूत्र गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाती हैं। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्जाम देने जाते हैं और कई बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर। यार ये मेरा अलग दुख है, कोई टिकट बुक करके दिखा दे ट्रेन की, तत्काल के मान जाऊंगा भाई मैं। तो इन्हें क्या सिस्टम बना रखा है, यहाँ तो मैं भी खिलाफ हो गई रेलवे के। कोई टिकट बुक करके दिखा दे मेरे को, तत्काल की मान जाऊंगा। सेंटर पढ़ने पर वहां एग्जाम देने जा सके। इस पूरे मुद्दे के आधार पर ही आज देश भर के स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया है? उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और खान सर ने और हमें क्या चाहिए? मतलब सोचो एयरफोर्स से आएंगे हमारे पेपर, जमीन पे कैसे पहुंचाएंगे ये हम देखेंगे बाद में, बट एयरफोर्स से हमारे पेपर आएंगे। सोचो सिक्योरिटी के लेवल देखो, किसी और देश में देखा है तुमने? सिर्फ मोदी जी करवा सकते हैं ये। इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से, इसलिए जेल में गया ये हरकतें हैं भाई। तू ढंग से बात कर भाई, तू ढंग से बात कर, तमीज से बात कर पहले तू, इसलिए जेल में गया बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े थे। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। देखो तुम आज बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने इतने साल तक इन मीडिया चैनल्स को पाला, उसका रीजन यही है कि ये एक लॉयल कुत्ते की तरह काम करते हैं। सोचो पूरा जो ध्यान था लोगों का वो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ था, हर कोई क्वेश्चन करता कि उसका इस्तीफा दो, ये वो वगैरह। मैडम ने आई करी ऐसे कैसे, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
सारी गालियां खुद खा रही है। और जहां तक मेरे को सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, जो कभी वो उसके बारे में वीडियो आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, हम कभी ना कभी बात करेंगे। बट समझ रहे हो कितनी लॉयल्टी है इसकी, लॉयल्टी का लेवल देख रहे हो। जो भी गालियां धर्मेंद्र प्रधान की तरफ आनी थी, जो भी इस्तीफा मांगे जा रहे थे, सब घूम के इसकी तरफ आ गए। दैट्स कॉल्ड मैजिक। अंजना ओम मोदी फॉर रियल। टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। मतलब सोचकर देखो, सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं और उल्टा टीचर्स पर ही दोष डालने लग गए। और अंजना ओम मोदी जी, थोड़ी कंसिस्टेंसी तो रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ठीक है, चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अब एकदम से यू टर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है। अब जब ये चीज वायरल गई तो सभी टीचर्स ने जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। हाँ, ये सब जेल में क्यों नहीं है? खान सर का तो समझ आ गया मेरे को, ये सब जेल में क्यों नहीं है भाई? जो बाकी के टीचर जो उन्होंने बकवास मारी थी उस टाइम पे। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? तो कोड़ी के असल में मीडिया वाले हैं जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। मीडिया की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि कैसे ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना, तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी, चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। और ढेरों इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखो जरा दोस्तों। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा। 2 जून को उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर, उसी हफ्ते फायर नोटिस, खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेट हिट कैंपेन और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। और ये मानहानि का केस भी किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान, जो कि कुछ हद तक सच भी है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी 0.1% भी दिमाग लगाऊं तो शी इज अ दलाल टेक्निकली। कहा था। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। अब अंजना जी, ये चीज तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लाखों लोग आपको कहेंगे। अब क्या उन सभी लाखों लोगों पर केस करोगे? असलियत में शूटिंग इंसिडेंट और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और बहाना बन गया। इन लोगों को मौका मिला और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट खान सर को इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बड़ा तगड़ा हथियार है। यहाँ पर खान सर को एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करके बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है कि अगर तुम भी स्टूडेंट्स की आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। और केवल खान सर ही नहीं, तो गलती लोगों की, लोग भी डम्ब है ना भाई। लोग क्यों गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं इस चीज के अंदर? गलती लोगों की। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग डिजर्व नहीं करते अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़क। इनको भाई तुम कैसे बोलो, मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता मैं। दे डोंट डिजर्व खान सर, सीधी बात है। इंडिया डोंट डिजर्व खान सर। खान सर हम उतना ही पसंद है कि यूट्यूब पे रहे, अपनी बकचोदी करते रहे, अपनी पढ़ाई कराते रहे, उतना ही चाहिए बस अभी खान सर से। हॉस्पिटल, लोगों की हेल्प करना, मीडिया के खिलाफ बोलना, तू भाई इतना ही है हमारे देश का, जो कहते हैं ना मेंटल लेवल, बस इतना ही है। हमने एक लिमिट में बांध देते हैं। मोदी जी को हम हर जगह देख सकते हैं, बट खान सर को हम यूट्यूब पे देखेंगे, अपनी पढ़ाई कराते हैं, दैट्स इट। इलाहाबाद में जब नीट पेपर लीक और दूसरी धांधलियों को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बड़ी कोचिंग्स को सीज कर दिया। ये उन टीचर्स के कोचिंग सेंटर थे जो बच्चों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। सच बात यह है कि आज देश के यूथ में बड़ा गुस्सा है। हर कोई तंग हो चुका है इन पेपर लीक से और इस खराब एजुकेशन सिस्टम से। ये करप्ट सिस्टम, यार सिस्टम खराब है, सबको पता है ना, इसमें नया क्या है? मतलब ये ठीक नहीं हो सकता भाई। हालात नहीं है इस देश के ठीक होने वाले, ईमानदारी से बताऊं मैं। जो लोगों को जीने नहीं देता। लोग अब जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कल कोई एक मूवी आएगी जिसमें कोई लड़की अपने कपड़े उतारेगी, ये पूरा यूथ एक हाथ मोबाइल में पकड़, दूसरा हाथ जेब में डाल के लगा रहेगा।
यही है भाई, इनके बस की नहीं है भाई, यूथ की बस की नहीं है। और सरकार और इनकी मशीनरी पूरी कोशिश करेगी लोगों को बांटने की और लोगों की आवाज दबाने की। इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ही देख लो जो दिल्ली में अभी जंतर मंतर में हुआ था। ये वाला केस देखो, एक आदमी जिसका इंटरव्यू लिया गया, इस बंदे से जब पूछा गया कि देश के टुकड़े हो जाने चाहिए तो इसने कहा हाँ हो जाने चाहिए, क्या गलत है इसमें? हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे। यार मुझे नहीं पता, देखो अब मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है क्या है ये, और हो सकता है कॉकरोच पार्टी का, क्या पता ना, मुझे नहीं पता। वीडियो बहुत वायरल हुई, मेरे को पता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा बोल दे कि मैं देश के 7 टुकड़े कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बस की है क्या इसकी? क्या ये कर सकता है? एक मीम पार्टी कर सकती है क्या? हम कब से इन सोशल मीडिया के बकचोदियों को हम रियलिटी मानने चलने लगे भाई? कब हो गया ये? मतलब सोशल मीडिया ने डिसाइड कर दिया कि हमारे देश को ये सोशल मीडिया से बदलेंगे, ऐसा कब हो गया भाई? कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं भाई इंटरनेट के ऊपर, उनके बस की नहीं है, उनके बस की नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई उनके लिए। तुम्हें सरकारी में आना पड़ेगा, सरकारी में आगे ऐसी बात करके दिखाओ ना, तुम्हारी तोड़ी है ढंग से। को ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 60 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाएगा ये दिखाकर कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स कौन है, ये देशद्रोही अब अभी बोलेगा कि नहीं देखो ये तो बीजेपी का प्लांट किया हुआ है, यही होने वाला मुझे पता है, ये देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, ये है असली कॉकरोचेस। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नया मॉडल। हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तब उनका इलाज करने के लिए आए। लेकिन सच जानते हो क्या था दोस्तों? ये बंदा जो आया था यहाँ माइक पर बोलने, ये एक्चुअली में एक बीजेपी के चाटुकार ने भेजा था। अभिजीत अय्यर मित्रा, ये ट्विटर का ट्रोल अकाउंट जिसने खुद एडमिट किया कि ये तो मेरा ही बंदा है, मैंने इसे भेजा था एक सीक्रेट एजेंट के रूप में। इसने इसको तो मैंने देखा है भाई, इसको मैंने, स्मृति प्रकाश का नाम है उसका, जो ANA की फाउंडर जो भी है, मैंने उसके पॉडकास्ट में देखा है इसको। पूछकर ऐसी चीजें बोली ताकि इस मूवमेंट को बदनाम किया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके। दिमाग तो है, देखो दिमाग तो लगाया है भाई ने, बीजेपी ने, मतलब हल्के में लेता तो बीजेपी को। ये बहुत ही आसान तरीका है, मुझे पता क्या लगा था कि अभिजीत जैसे इंडिया में आएगा उसको पकड़ जेल में डालने, बीजेपी का ना आन दो, उसको आन दो। जंतर मंतर पे गया, वहां पे कुछ बंदे भेजे भाई, वहां से क्लिप्स निकलवा ली तगड़ी तगड़ी और लगा रहे, चल रहे प्रमोशन कि ये स्टूडेंट मूवमेंट में तो देशद्रोही लोग भरे पड़े हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज इसी पर उल्टी पड़ गई। जब इसने ये बोला तो लोगों ने ढूंढ कर निकाला भाई कौन है ये बंदा, पता लगा एक लॉयर है। इसके खिलाफ केस करवाने की आवाज उठने लगी तो इसका आदमी अभिजीत अय्यर मित्रा आके ट्वीट करता है कि सॉरी ये तो मेरा ही बंदा है, इसे छोड़ दो, ये तो सिर्फ सार्केज्म में ये कह रहा था, मजाक में ये कह रहा था। ये सिर्फ एक उदाहरण है दिखाने के लिए दोस्तों कि किन अलग अलग तरीकों से ये लोग कोशिश करेंगे इस मूवमेंट को बदनाम करने की। लेकिन आप याद रखिए, आपको यूनिटी रखनी है, आपको इकट्ठे रहकर आवाज उठानी है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा ये लोग किसी से डरते हैं तो वो है ये 3 शब्द, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इसीलिए जो एजुकेट करता है, टीचर्स, उन्हें टारगेट किया जाता है, डिफेम किया जाता है। जो लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, एजिटेशन करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्हें भी डिफेम किया जाता है, बांटने की कोशिश की जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सोशल मीडिया को, हमने तो भाई लाइव एक्सपोज किया भाई, किसी ढंग के काम नहीं किया भाई इसने, किसी काम की वीडियो नहीं थी, बेफालतू में मेरा भी टाइम वेस्ट किया इसने। तो पॉइंट यही है, कोई फायदा नहीं है। ये देश ऐसा कैसे ही रहेगा, ये देश ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे बोलने से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर में रहो, पैसे कमाओ, ऐश करो, AC में बैठो जैसे मैं बैठा हूँ, बस जिंदगी जीते रहो। इनके चक्करों में ना पड़ो। ये सब देख, ये खुद जर्मनी बैठा हुआ है, ठीक है, बकवास मारो फालतू की, खुद जर्मनी में बैठा हुआ है। ऐसे जर्मनी में बैठ के बोलना बोल भाई, इंडिया में आके बोल तू, ठीक है। अरे सब नाटक है, कोई फायदा नहीं है। आप लोग ऐश करो अपनी जिंदगी में और देश जो चलता रहेगा अपने तरीके से। आग लगने दो देश को, तुम्हें क्या, तुम अपना घर देखो, ठीक है। इनको मरने दो भाई, ये ऐसे ही है। खान सर क्या ही है, फैजल खान कहेगा, किसी काम का नहीं है भाई। तो अपना पढ़ाई करा तू यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये फालतू में मत कुछ पॉलिटिक्स वगैरह में, यही डिजर्व करता है तू। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।